उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत में शहरी जीवन पर चर्चा करने में, शहरी आजीविकाओं के प्रकारों की व्याख्या करने में, भारत की समस्याओं का विश्लेषण करने में, निजी और सरकारी नौकरियों के बीच अंतर का वर्णन करने में। गलियों में अनियमित श्रम। एक शहर एक गांव से कहीं अधिक बड़ा स्थान है। एक गांव की जनसंख्या केवल हजारों में हो सकती है, वहीं शहरों की जनसंख्या लाखों में हो सकती है। कुछ बड़े शहरों की जनसंख्या करोड़ों में हो सकती है, जैसे दिल्ली या मुंबई। शहर। एक शहर को ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां लोगों की मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं होती है। आमतौर पर एक शहर कृषि उपज के लिए गांवों पर निर्भर करता है। एक शहर में व्यवसायों की सूची अंतहीन हो सकती है। व्यवसाय। व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय में लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। माध्यमिक व्यवसाय में लोग विनिर्माण और प्रसंस्करण या कच्चे माल के कार्य में लगे होते हैं। तृतीयक व्यवसाय में लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। आजीविकाओं के प्रकार। शहर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और वे विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं में लगे होते हैं। उन्हें फैक्ट्री श्रमिकों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन वे अच्छे वेतन पाने में असमर्थ होते हैं। दुकानदार और व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने और बेचने में व्यस्त होते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि जैसे पेशेवर शहरी जनसंख्या का प्रमुख हिस्सा होते हैं। वे सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे शहरी लोग भी हैं जो अन्य व्यवसायों में लगे होते हैं, जैसे सब्जी विक्रेता, घरेलू नौकर, प्रधान व्यापारी आदि। सड़कों पर अनियमित श्रमिक। हमें शहर में कई प्रकार के स्ट्रीट विक्रेता मिलेंगे। अखबार विक्रेता और ऑटो रिक्शा ड्राइवर का काम करने वाले, सड़क के किनारे मोची और नाई का काम करने वाले। वे स्वयं काम करते हैं, न ही किसी ने उन्हें नौकरी पर रखा है और न ही संगठित किया है। उनकी दुकानें और उद्यम आमतौर पर अस्थायी ढांचे के रूप में होती हैं। सरकार सड़क विक्रेताओं को प्रतिबंधित करने वाले कानून में संशोधन करना चाह रही है, क्योंकि लोगों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। आजीविकाओं के प्रकार। दैनिक या दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की संख्या और भी अधिक है। अधिकांश लोग जिनके पास कोई कौशल नहीं है, वे दिहाड़ी मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। कई शहरों में हम उन्हें लेबर चौक पर देख सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां मजदूर सुबह जल्दी आकर एकत्रित हो जाते हैं। वे हर प्रकार का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे निर्माण स्थलों पर राजमिस्त्री की सहायता कर सकते हैं। वे एक ट्रक को लोड कर सकते हैं और उसे खाली भी कर सकते हैं। वे सफाई के काम या खुदाई के काम भी कर सकते हैं। तकरीबन दिहाड़ी मजदूर अधिकतर दिन काम ढूंढने में असफल रहते हैं। अधिकतर दिहाड़ी मजदूर प्रवासी होते हैं, अर्थात वे दूर दराज के इलाकों से काम की खोज में आते हैं। दुकानदार। अधिकांश दुकानों का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है। एक छोटी दुकान के मामले में दुकान का स्वामी और उसके परिवार के सदस्य अधिकांश कार्य करते हैं। बड़ी दुकानों में कर्मचारी होते हैं। विक्रेता यानी फेरी वाले। जिन लोगों के पास स्थायी दुकान नहीं होती है, उन्हें फेरी वाला कहा जाता है। वे या तो रेहड़ी का उपयोग करते हैं या अपने सामान को फुटपाथ पर फैला देते हैं। ऐसे विक्रेता फुटपाथ या सड़कों के किनारों को अवरुद्ध कर रुकावटें पैदा करते हैं। इसलिए लोग फेरी वालों द्वारा सड़क के किनारों पर कब्जा करने का विरोध करते हैं। सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है।
सरकार फेरी वालों के लिए विशेष रूप से कुछ क्षेत्र चिन्हित करना चाह रही है। फेरी वालों और आम जनता के बीच संघर्ष को रोकने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। निजी और सरकारी नौकरियां। निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में श्रमिक आकस्मिक यानी अनियमित कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं। उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती। उनमें से अधिकतर को किए गए काम की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है। अधिकांश फैक्ट्रियों में कार्य की स्थितियां भयानक हैं। ऐसे कारखानों में स्थान की कमी, उजाले की कमी और वेंटिलेशन तक खराब होता है। उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों यानी श्रमिकों को पेंशन, चिकित्सा सुविधा या अवकाश जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। सरकारी कर्मचारी। जो लोग सरकार के लिए कार्य करते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। उनमें से कुछ केंद्रीय सरकार, वहीं कुछ राज्य सरकारों के लिए कार्य करते हैं। सरकारी सेवा में कई स्तर होते हैं। सरकारी कर्मचारियों में अधिकारी शीर्ष स्तर पर होते हैं। इन अधिकारियों को बड़ी संख्या में किरानी, चपरासियों, चालकों, रसोइयों, मालियों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वे सरकारी सेवा में सबसे निचले स्तर पर होते हैं। सरकारी नौकरी के लाभ। सरकारी सेवा में नौकरी स्थायी होती है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी को अपने सेवानिवृत्त होने तक नौकरी पर बने रहने का आश्वासन होता है। इन कर्मचारियों को नियमित आधार पर वेतन प्राप्त होता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। छुट्टियां। सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश और महत्वपूर्ण त्योहारों पर अवकाश मिलता है। रविवार को अधिकांश कार्यालयों में साप्ताहिक अवकाश होता है। कुछ कार्यालयों में 5 कार्य दिवस का प्रावधान है, अर्थात शनिवार और रविवार को अवकाश होता है। छुट्टियां लेना। एक सरकारी कर्मचारी आवश्यक व्यक्तिगत कार्य के लिए अवकाश ले सकता है। वह बीमार होने की स्थिति में भी अवकाश ले सकता है। एक निश्चित वर्ष में निर्दिष्ट संख्या में छुट्टियां लेने पर उनके वेतन में कटौती नहीं होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं। एक सरकारी कर्मचारी स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लाभ का अधिकारी होता है। कुछ निश्चित राशि तक सरकार द्वारा चिकित्सा सेवा की लागत का भुगतान किया जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक गांव की तुलना में एक शहर बहुत बड़ा स्थान होता है। गांव की जनसंख्या केवल हजारों में हो सकती है, जबकि एक शहर की जनसंख्या लाखों में होती है। कुछ बड़े शहरों की जनसंख्या करोड़ों में हो सकती है, जैसे दिल्ली या मुंबई। सरकारी सेवा में नौकरी स्थायी होती है। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने तक अपने काम पर बने रहने का आश्वासन प्राप्त होता है। कर्मचारियों को नियमित आधार पर वेतन प्राप्त होता है। जो लोग स्थायी कर्मचारियों के रूप में या तो सरकार के लिए या निजी कंपनियों के लिए कार्य करते हैं, उन्हें आम तौर पर अच्छा वेतन और सुरक्षित नौकरी प्राप्त होती है, परंतु अनियमित कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जिन लोगों के पास स्थायी दुकान नहीं होती है, उन्हें फेरी वाला कहा जाता है। वे या तो एक रेहड़ी का उपयोग करते हैं या पटरी यानी फुटपाथ पर ही अपने माल को फैला लेते हैं, परंतु एक सड़क विक्रेता का जीवन बहुत कठिन हो सकता है।